नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग कल, तैयारियां पूरी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी। कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक की मांग की। कहा, बीएसपी का व्हिप मानना होगा। राजस्थान में 77% तक पहुंचा रिकवरी रेट। 10,000 से अधिक मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। आज आए 84 नए केस सामने। राजस्थान में लाखों बच्चों ने दिया बोर्ड का इम्तिहान। परीक्षा रोकने को लेकर याचिका कोर्ट ने खारिज की। कहा, अब देर हो गई है। और 30 शहरों के बच्चों का सर्वे चौंकाने वाला। लॉकडाउन का बच्चों पर पड़ रहा है बेहद खराब असर। बढ़ रहा है चिड़चिड़ापन। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी प्रत्याशी है, वहीं बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत प्रत्याशी हैं। वोटिंग के 1 घंटे बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर प्रमिल कुमार माथुर हैं। वहीं मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा में मतदान और मतगणना स्थल पर मीडिया पर पाबंदी रहेगी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने विधायकों को एकजुट करने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस विधायक पिछले 9 दिन से तो बीजेपी विधायक 3 दिन से होटल में बंद है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, जिसकी शिकायत भी पार्टी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की है। वहीं बीजेपी ने बुधवार को अपने विधायकों के लिए वोटिंग को लेकर एक ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किया। वहीं कांग्रेस विधायकों को आज मॉक पोल के जरिए वोटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेजिडेंट एडिटर संजय वोरा जी। संजय जी, कल राज्यसभा के चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। हालांकि दोनों पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो होटल में रखे गए हैं, साथ ही उन्हें मॉक ड्रिल भी दी जा चुकी है। एक प्रक्रिया आपसे पूरी जानना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस इन चुनावों का होता है? आकांक्षा, राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं और इस हिसाब से राजस्थान में कुल 10 सीटें हैं। लेकिन इनके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल में चुने जाते हैं। तो इस बार 3 सीटें जो खाली हुई हैं उन पे कल मतदान होगा और जो वोट हैं, जीतने के लिए जो वोट चाहिए, उनकी प्रक्रिया ये रहती है कि आपकी कुल सदस्य संख्या कितनी है और कुल कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो मान लीजिए 200 सीटें हैं और 3 सीटों पर चुनाव होना है, तो 3 में हम 1 जोड़ देंगे 4, और इस 4 से हम 200 को जब डिवाइड करेंगे तो उसमें फिर 1 जोड़ देंगे, तो इस हिसाब से 51 आएगा। यदि यही सीटें मान लीजिए 9 होती तो 9 में हम 1 जोड़ देते 10, और फिर 10 से हम उसको 200 को डिवाइड करते तो और फिर उसमें 1 और जोड़ते तो 21 होता। तो ये सीटों की संख्या के आधार पर ये वोटों कितने वोट चाहिए जीतने के लिए वो बदलता रहता है। हर पार्टी जो है वो अपने कौन सा उसका पहला कैंडिडेट है, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये डिसाइड करती है। और उसके हिसाब से यदि एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वो अपने विधायकों को एक निर्देश देती है कि आप मान लीजिए कांग्रेस के 125 हैं तो वो बताएंगे कि आप 60 या 65 विधायक इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, केसी वेणुगोपाल को, और ये दूसरे जो सेट वाले 60 या 62 विधायक हैं ये नीरज डांगी को देंगे। इस तरीके से तय किया जाता है। चूंकि अभी सिर्फ 2 हैं और कांग्रेस के पास इतने ज़्यादा मत हैं, इसलिए मैंने ये बताया। बीजेपी के पास जैसे कम वोट हैं, उसके पास सिर्फ 75 वोट हैं और उसने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं,
तो इसलिए बीजेपी को यह तय करना होगा कि उसका फर्स्ट कैंडिडेट कौन है। उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस राजेंद्र गहलोत है, 51 वोट काफ़ी हैं, लेकिन कहीं कोई वोट खारिज ना हो जाए या वो गलत मतदान ना हो जाए, इसलिए ये जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने एक कैंडिडेट की हो सकता है कि उनको 51 से बढ़कर 52 या 53 वोट भी डलवाए जाए और बाकी बचे लोगों को कहा जाएगा कि आप ओंकार सिंह लखावत को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। जी संजय जी, क्योंकि कल चुनाव होना है और कोरोना का समय इस वक्त चल रहा है, तो ऐसे में क्या खास जो तैयारियां हैं वो रखी जा रही है, क्या खास तरीके जो अपनाए जा रहे हैं जिससे कि कोरोना का संक्रमण ऐसे में ना फैले? देखिए, राजस्थान विधानसभा बहुत बड़ी है, विशाल है और सिर्फ 200 सदस्यों को वोट करना है, इसलिए इसमें बहुत सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो पालन करना है उसमें बहुत समस्या नहीं आएगी। एक मुद्दा ज़रूर उठा था कि जो पेन है, जो साइन करने के लिए जो पेन है, उससे ये था कि एक ही पेन रहेगा तो समस्या हो सकती है संक्रमण की, तो उसके लिए शायद अलग-अलग पेन हर जो वोटर हैं, विधायक हैं, उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं या जिनके बारे में सस्पेक्ट हैं वो कोरोना के, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के एक मंत्री 500 मनोहरलाल मेघवाल मेदांता में भर्ती हैं, तो उनका जो वोट है वो पोस्टल बैलेट के जरिए आएगा। जी संजय जी, साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जो वोटिंग होगी उसके बाद रिजल्ट की घोषणा कब तक हो जाएगी, कब तक हम रिजल्ट आने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो चूंकि तय होता है और पता लगने में समय नहीं लगता है, लेकिन जो आधिकारिक सूचना है उसमें ज़रूर 2 या 3 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि वोटिंग कंप्लीट होने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो तमाम जानकारी जुटा करके और भारत के निर्वाचन आयोग को भेजते हैं और वहाँ से इसकी स्वीकृति, इस पर मोहर लगने के बाद वो आधिकारिक सूचना जारी करते हैं। जी संजय जी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो खरीद फरोख्त का आरोप लगाती रही, 9 दिन से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो होटल में उनको रखा गया, ऐसा बीजेपी ने भी किया, 3 दिन से बीजेपी के विधायक भी जो है वो होटल में रहे, तो खरीद फरोख्त की आशंका इस अंतिम समय में, क्योंकि कल वोटिंग होनी है, क्या थोड़ी बहुत की जा सकती है? क्या अभी भी बीजेपी कोई एक चांस लेने की कोशिश कर सकती है? देखिए, खरीद फरोख्त की आशंका तो अब नहीं के बराबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत समय रहते ही अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी थी। बीजेपी भी जानती थी कि उसका दूसरा उम्मीदवार जीतने वाला नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही मंशा थी कि 1 या 2 विधायकों की भी अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए सत्तारूढ़ दल की तरफ से, तो वो ये साबित कर सके कि इस सरकार में इस सत्ताधारी जो दल है उसमें अंतर्विरोध है, विधायकों में ही असंतोष है। वो सिर्फ इतना साबित करना चाहती थी, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग की समस्या अब नहीं के बराबर है। एक मसला जरूर उठ रहा है जो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को दबाव में रखा जाए, इसलिए उसने रिटर्निंग ऑफिसर को ये कहा है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को अपना वोट ना दिखाएं। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान से ऐन वक्त पहले बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने आयोग को पत्र लिखकर बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में गए विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने से रोकने की अपील की है। चिट्ठी में कहा गया है कि राजस्थान में बीएसपी पार्टी से चुने गए 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर चुनाव में शरीक नहीं हो सकते हैं। ये 6 सदस्य बीएसपी का व्हिप मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसे ही एक चिट्ठी बहुजन समाज पार्टी ने कि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने भी रिटर्निंग अधिकारी को लिखी है। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जुड़ गए हमारे साथ अधिक जानकारी लेकर। गोपाल, तो यहाँ पर व्हिप की बात आ गई है, बीएसपी ने चिट्ठी रिटर्निंग ऑफिसर को लिख दी है, किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा ये कल के होने वाले चुनावों पर? देखिए आकांक्षा, सतीश मिश्रा जो बीएसपी के नेता हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिस लिखा है और कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कल राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दें कि अगर ये 6 विधायक जो बीएसपी से निकल करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा चुनाव में, तो उनकी वोट को न माना जाए। अगर वो बीएसपी के तौर पर, बीएसपी के नेता के तौर पर यानी कि विधायक के तौर पर वोट करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के नेता के तौर पर करते हैं तो उसे नहीं माना जाए, क्योंकि उनके लिए व्हिप जारी किया जा रखा है। अभी तक इस पर कोई चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया है। हालांकि जो
मेरे सूत्र हैं उनके मुताबिक इसको लेकर के बैठक अभी चल रही है और कुछ ही देर में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव आयोग क्या फैसला इसमें देता है। जी शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है। गहलोत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ राज्यों को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने पीएम से आग्रह किया है कि देश की इकोनॉमी गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। अधिकतर औद्योगिक और इकाइयां अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर पा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दे। इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। वहीं मंदी से जूझ रहे उद्योगों को आर्थिक सहायता भी दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद चिट्ठी के जरिए दिए गए अपने सुझावों में ये बात रखी है। हम रुक करेंगे संजय वोरा जी का जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय वोरा जी, अशोक गहलोत लगातार सुझाव देते रहे हैं केंद्र सरकार को। कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसके बाद भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की और लॉकडाउन में जो नुकसान अर्थव्यवस्था को पहुंचा है उसको वापस पटरी पर लाने की भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। आकांक्षा, ये जो सुझाव है ये बहुत ज़रूरी है और समय की मांग भी है, क्योंकि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने जारी किया है, जिसका बारे में उसका कहना है कि ये जीडीपी का 10% है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो इसमें फिस्कल जो हिस्सा है, यानी कि जो सीधे तौर पर आर्थिक मदद है, वो 1% से भी कम है। और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि जो डिमांड एकदम गिर गई है, आर्थिक मंदी आ गई है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों का रोज़गार चला गया है, और यदि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो जो हमारी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये डिमांड को रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की जेब में पैसा जाए, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि आप लोगों के जेब में पैसा डालें, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें। खासकर जो गरीब हैं, इतने सारे प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए, अपना काम धंधा छोड़कर, नरेगा में उनको काम दिया जा रहा है, लेकिन वो नरेगा में सिर्फ 100 दिन का काम है और उसमें टास्क के हिसाब से काम होता है। तो भले ही कितना ही मिनिमम वेजेस ज़्यादा हो, लेकिन उनको 100-125 रुपये से ज़्यादा बन नहीं पाता है। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि समय का तकाजा है कि अगर आप डिमांड को रिवाइव करना चाहते हैं तो लोगों की जेब में पैसा डालें और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं। और बाकी उद्योगों या एमएसएमई को देते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक बार यदि ये जो मजदूर वर्ग है इसकी अकाउंट में पैसा आएगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा। जी शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 84 नए केस सामने आए हैं। इनमें भरतपुर में 31, जयपुर में 28, सिरोही में 7, झुंझुनू में 6, झालवाड़ में 5, चूरू में 3, डूंगरपुर और राजसमंद में 2-2 केस मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,626 पर पहुंच गया है। वहीं 10 लोगों की मौत भी यहां रिकॉर्ड की गई है। वहीं इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि रिकवरी रेट भी लगातार सुधर रहा है। राजस्थान में रिकवरी रेट 70% के पार चला गया है। आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार रिकवरी रेट 77.66% है। वहीं कुल 13,626 मरीजों में से 10,582 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए आए 75% मरीज सही हो गए हैं, जिसके बाद जयपुर का SMS हॉस्पिटल पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गया है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से लाइव। रामस्वरूप, तो पहले भीलवाड़ा मॉडल, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की तारीफ भी की थी और अब SMS हॉस्पिटल भी एक तरह से रोल मॉडल बनकर सामने आ रहा है। रिकवरी रेट पूरे देश में राजस्थान का सबसे बेहतर है कोरोना के मामले में। देखिए, पिछले 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज जो है वो प्रतिदिन जो है काफ़ी संख्या में नए देखने को मिल रहे हैं। अगर पिछले 1 हफ्ता की बात करें तो रोज़ाना करीब 250 से 300 के बीच जो है नए कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश में सामने आ रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन इसके साथ ही एक राहत भरी बात ये है कि जो रिकवरी रेट है प्रदेश की, वो देश में सबसे ज़्यादा है। यानी कि पिछले 1 सप्ताह तक करीब 70% रिकवरी रेट थी, जो अब बढ़ करके 75% को पार कर गई है। आज सुबह 10:30 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिकवरी रेट आई है वो 77.66% रिकवरी रेट है। यानी कि 77 करीब 78 मरीज जो है 100 में से वो स्वस्थ हो रहे हैं। ये आंकड़ा देश में सर्वाधिक है राजस्थान का रिकवरी रेट में। तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन साथ ही जैसा आपने अभी बताया था, भीलवाड़ा का जो बात कही आपने कही थी, तो ये बात सही है कि भीलवाड़ा मॉडल न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल रहा है। उसके बाद में जयपुर के रामगंज में जो प्लान अपनाया गया था, जो मॉडल काम में लिया गया था, वो भी उसकी भी तारीफ जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश के जो चिकित्सा महकमे द्वारा जो कदम उठाए गए हैं राजस्थान में, उसकी तारीफ जो है केंद्र सरकार की 2-3 बार उनके द्वारा की जा चुकी है। तो काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात मरीजों की करें तो हालांकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन है नहीं, लेकिन जो फार्मूला राजस्थान के जयपुर के डॉक्टरों ने शुरुआत किया था मरीजों को देने के लिए, जैसे जिनमें कुछ मलेरिया की दवाएं थी, किसी कुछ जो है स्वाइन फ्लू की, कुछ जो एड्स की, इन तीनों को एक फार्मूला मिला करके बनाया था। उस फार्मूला के लिहाज का हमने देखा कि काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। जो मरीज जो है काफ़ी ठीक जो है होने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। वाकई रामस्वरूप, क्योंकि मरीज ठीक हो रहे हैं, ये बहुत राहत की बात है। लेकिन नए हॉटस्पॉट भी राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहे हैं। जयपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसके बाद भरतपुर भी नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है कोरोना को लेकर। तो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे कि ये जो नए हॉटस्पॉट इमर्ज हो रहे हैं ये ना हो? देखिए, बीते 1 सप्ताह से हॉटस्पॉट अलग अलग जिले बन रहे हैं, क्योंकि जब से ये 1 जून से जब लॉकडाउन 5 शुरू हुआ था, जिसे अनलॉक फर्स्ट भी कहा जा सकता है, उसके बाद से जब आवागमन शुरू हुआ है, जब हर तरह के बाजारें खुल गई है, दुकानें खुल गई है, जब आवागमन आम सा हो गया है, सामान्य की तरह चहल पहल हो गई है, तो इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि हमने देखा कि न केवल प्रवासी मजदूर बल्कि बहुत संख्या में जो लोग बाहर काम करते थे या जो नौकरी करते थे या किसी काम से जो है अन्य राज्यों में गए हुए थे, वो वापस अपने घरों को लौटे हैं। तो उसके बाद में ऐसे कई लोग हमने देखने को मिले कि जिनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं पाया गया था, यानी कि न उनको बुखार, न जुकाम, न सर दर्द, तबीयत बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद भी जब उनका सैंपल लिया गया तो कई लोग ऐसे मिले हैं जिनको कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो कह सकते हैं कि जब आवागमन पूरी तरह से खुला है, जब 8 जून से सभी तरह की होटलें खुल गई है, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, आवागमन आम सा हो गया है, बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, तो संक्रमितों की संख्या जो इन दिनों में ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि सरकार का प्रयास यही है कि लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सामाजिक जो दूरी है वो आपस में बनाए रखें। साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जिस तरह से मास्क लगाना सभी को अनिवार्य किया गया है, बार बार हाथ धोना चाहिए, हाथ मिलाना नहीं है,
तो इन बातों की पालना सभी को करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम दाम भी शुरू करना है क्योंकि जीविका चलानी है तो साथ में आजीविका भी चलानी है। इसी लिहाज से सभी तरह के जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, दुकानें हैं, उनको खोलना शुरू किया। तो लॉकडाउन में मिली जो ढील मिली है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। वहीं राज्य के लाखों छात्रों ने आज बोर्ड का एग्जाम दिया। 3 महीने पहले वायरस की वजह से ये एग्जाम टाल दिए गए थे। पहले दिन 12वीं के विज्ञान वर्ग के गणित का पेपर हुआ। ये परीक्षाएं 30 जून तक चलेगी। वहीं 10वीं क्लास के एग्जाम 27 जून से शुरू होंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सेंटर में घुसने से पहले स्टूडेंट्स के हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। वहीं इससे पहले बोर्ड एग्जाम पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ये याचिका प्राइवेट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब एग्जाम शुरू हो गए हैं, लिहाजा रोक नहीं लगाई जा सकती है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण जो परीक्षाएं बोर्ड ने स्थगित कर दी थी वो आज फिर से एक बार ली गई और इन परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और बच्चों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं। जयपुर की एक डॉक्टर की टीम ने अपने ऑनलाइन सर्वे में पाया कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से ज़्यादा अटैच रहने लगे हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन सर्वे में देश के 30 शहरों के बच्चों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर अशोक गुप्ता कहते हैं कि अधिक समय तक स्क्रीन के सामने रहने पर बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वे ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर अशोक गुप्ता, जिन्होंने ये सर्वे किया है। अशोक जी, आपका स्वागत है। ये सर्वे जो आपकी टीम ने किया है, जानना चाहूँगी क्या पैरामीटर्स इसमें रहे हैं और क्या बदलाव बच्चों के बिहेवियर में देखने को मिल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से और स्क्रीन से अटैच रहने की वजह से? ये सर्वे एक ऑनलाइन सर्वे था और ऑनलाइन सर्वे होने की वजह से इसमें मतलब इसको हमने गूगल फॉर्म्स के द्वारा किया और इस गूगल फॉर्म्स को पेरेंट्स के पास भेजा और उन्होंने अपने जब भर के डाउनलोड किए, मतलब भर के जब आगे भेजा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सारा स्टैटिस्टिक्स सिस्टम में आ गया। तो ये एक ऑनलाइन सर्वे था, ओपन एंडेड सर्वे था और ये मतलब जिस मतलब ये हर एक को अवेलेबल था। तो हमारे को ये हुआ कि इसमें करीब 30 अलग अलग शहरों से इसमें रिस्पॉन्स मिले और उनमें अपने राजस्थान से करीब 20 शहर हैं और बाकी दिल्ली है, NCR रीजन है, इसके अलावा कलकत्ता है और यूपी के कुछ शहर हैं, पंजाब और हरियाणा से हैं। तो अलग अलग शहरों से इसमें हमें रिस्पॉन्स मिले थे और ये पेरेंट्स द्वारा भरा गया एक सर्वे है जिसमें उनसे ये जानने की कोशिश की गई थी कि बच्चों का जो ये लॉकडाउन पीरियड में स्क्रीन व्यूइंग टाइम कैसा रहा है और उसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे क्या रहा।
जी, तो क्या क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिला बच्चों के पूरे हेल्थ पर इस सर्वे के बाद? जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, पहली चीज़ तो ये कि लॉकडाउन से पहले आमतौर पे बच्चों का जो स्क्रीन व्यूइंग टाइम था वो करीब 2 से ढाई घंटे के बीच में था। ये बढ़ के 7 से 8 घंटा हो गया। तो एक तो ये कि स्क्रीन व्यूइंग टाइम ऑलमोस्ट 200 से 300% बढ़ा है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी कि बच्चों को जो पहले बिस्तर में जाते ही सो जाते थे, उनको स्लीप इंडक्शन में दिक्कत आई है और नींद शुरू होने में करीब 20 से लेकर 50 मिनट 60 मिनट का समय लगा है। तीसरी चीज़, इनकी नींद क्वालिटेटिवली उतनी अच्छी नहीं थी जैसी पहले होती थी, तो बीच बीच में सोने के बाद भी इनकी नींद टूटती थी। ज़्यादातर बच्चे समय पर नहीं उठते, देर से उठने लगे थे और इनके अलावा बच्चों में चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, गुस्सा करना और एक जो नई समस्या देखने को मिली वो थी नीमोफोबिया। ओके, अशोक जी, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि लॉकडाउन है, स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, कॉलेजेस नहीं लग रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपकी तरफ से क्या सुझाव पेश किया गया है जिससे कि जो समस्याएं बच्चों को आ रही है उसे निदान मिल सके? हमारा सुझाव ये है कि जो ये लॉकडाउन वाला जो फेज़ है जिसमें हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा हम एक्सपोज कर रहे हैं, खास तौर से छोटी उम्र के बच्चे, क्योंकि शुरुआत के जो 7-8 साल हैं ये हमारे दिमाग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है। तो इन बच्चों को पेरेंट्स पूरा ध्यान दें कि इनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर नहीं करें, क्योंकि जब स्क्रीन एक्सपोजर आप करते हैं तो 2 ही तरीके के सेंसेस आपके काम आते हैं। एक तो विजुअल मीडिया, मतलब आँखों से देखना, और कान से सुनना। जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में जो 3 डायमेंशनल इफेक्ट है, हमारे 7 अलग अलग सेंसेस हैं जो बॉडी को, मतलब ब्रेन को फीड करते हैं, जैसे स्मेल है, टेस्ट है या टच है और बैलेंसिंग सिस्टम है जी। और ऑडिटरी सिस्टम है। तो ये सारे जो मल्टीपल सेंसेस हमारे बॉडी, मतलब ब्रेन को फीड करते हैं और ब्रेन की ग्रोथ में काम आते हैं, वो नहीं काम आते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटली हम क्या देखेंगे, ब्रेन डिस्टॉर्ट होने लगता है और लंबे समय तक जब स्क्रीन व्यूइंग करते हैं तो उनका ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है वो पतला पड़ने लगता है जी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को समझना होगा कि ये टीवी मतलब स्क्रीन व्यूइंग जो है वो कर्टेल करे और बच्चों को उतना ही दें। मान लीजिए एजुकेशन भी ज़रूरी आपको महसूस हो रही है, तो एजुकेशन भी उतनी ही दें जितना उनके डेवलपिंग ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है जो है बच्चों का, वो कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है उनके विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान में अब अपने स्कूलों के क्लासरूम को डिजिटल बनाने में जुटा है। राजस्थान में 1 से लेकर 12वीं तक पाठ्यक्रम का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही राज्य के 100 क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे। राज्य सरकार ने एक त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। कोविड और लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों से रोजगार छिना है। खासकर एक राज्य से दूसरे राज्य गए प्रवासियों के सामने अब रोजी रोटी का बड़ा संकट सामने आने वाला है। ऐसे में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से राजस्थान के 25 जिलों में रैलियां निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन के रोजगार और औजार भत्ते की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि राजस्थान में अभी 50 लाख से भी अधिक मजदूर रोज काम कर रहे हैं। इनमें से कईयों के 100 दिन इस महीने के आखिरी या फिर अगले महीने तक पूरे हो जाएंगे। लोगों को 100 दिन मतलब तुरंत चाहिए, कहीं रोजगार मिल नहीं रहा। महामारी के हिसाब से कोई कार्यक्रम काम होता है नहीं, बाहर से सब लोग आ गए हैं, यहाँ पर कोई धंधा नहीं है, काम धंधा है नहीं और लोगों को सख्त ज़रूरत है इस काम की। अतः ये प्रधानमंत्री के नाम पर हमारे यह भीलवाड़ा जिला में मांडल ब्लॉक में सभी जगह से ये ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री के नाम पर। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।